पार्ट नंबर 33, पेशकश मीरे कारवान। हम बहुत देर तक योगा के बारे में बातें करते रहे। फिर हमारा मौजू शऊर और लाशऊर की तरफ मुड़ गया। योगा की तरह लाशऊर भी हमारे अंदर की एक पुरस्कार कुव्वत है जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। किसी भी इल्म और लाशऊर का आपस में गहरा ताल्लुक है। जब हम योगा की बात करते हैं तो हम लाशऊर को उससे अलग नहीं कर सकते। योगी धीराज कह रहा था, हम में से किसी ने भी लाशऊर को देखा नहीं है, लेकिन इसके बेहद ताकतवर होने और हम जुख्त असरात की बिना पर हम इसके वजूद को ज़रूर महसूस करते हैं। हम में से हर शख्स लाशऊर का हामिल है कि लाशऊर हमारे निज़ाम तनफ़ुस, निज़ाम हज़म, हरकत कल्ब और दीगर तमाम जिस्मानी और ज़हनी अमाल और अफ़ाल पर अनदेखी हुकूमत करता है। ये एक ऐसा स्टोर रूम है जहाँ हमारी सोई हुई यादों का ज़हीरा मौजूद रहता है। हमारा लाशऊर ही हमारी तमाम कामयाबियों और नाकामियों का तयन करता है। ये हमारी ज़िंदगी को एक दहशत अंगेज़ ख्वाब में तब्दील करके हमें खौफज़दा कर सकता है। साथ ही साथ ये ज़िंदगी को हमारे लिए ज़्यादा खुशगवार और फरहत अंगेज़ बनाकर हमें शाद और मसरूर भी कर सकता है। धीराज खामोश होकर मेरी तरफ देखने लगा। मैं पूरी तवज्जो से उसकी बातें सुन रहा था। वो बात जारी रखते हुए कह रहा था, लाशऊर की दरियाफ्त से हमें मालूम हुआ कि हम हमेशा अपनी तकदीर के कामयाब मालिक नहीं बन सकते। एक नादीदा और नामालूम कुव्वत हमें अक्सर बेशतर हदायत देती रहती है। चुनाचे हमारे लाशऊरी जहन में जो कुछ मौजूद है उसके साथ ही साथ इस पर मुकम्मल काबू हासिल कर लेना हमें ज़िंदगी की मुसर्रतों से हमकिनार कर सकता है, क्योंकि लाशऊर हमारी तहलीकी कुव्वत और हमारे तहय्युल की बुनियाद का सरचश्मा है। तहलील नफ्सी एक ऐसा इल्म है जिसके ज़रिए इंसान अपने ज़हन और दिमाग का काम इफ़हाम और इदराक हासिल कर लेता है। इसके अलावा ये एक ऐसा फ़न भी है जिसकी मदद से कोई शख्स अपने शौरी एहसास से आगाही हासिल करता है और इस तरह शौर में मुक़य्यद जज्बात आज़ाद हो जाते हैं और इंसान उन तमाम दुखों से निजात हासिल कर लेता है जो उसके लिए सबसे ज़्यादा अहम रहे हैं। तहलील नफ्सी की तहलीक ने इंसान के लिए ये इम्कान पैदा कर दिया है कि वो इन जज्बात और एहसासात की अक्कासी कर सके जो उसके लिए तकलीफ़ और दुख का बुनियादी सबब बनते हैं, जिनकी बिना पर वो बड़ी बड़ी गलतियां करता है और अपने साथ दूसरों के लिए भी तकलीफ दे मसाइल पैदा कर लेता है। लाशऊर से आगही का इंसान के सख्त रवैये, जारहानापन, खौफ और नुकसानात के दुख पर काबू पाने में मदद देता है और इंसान की मुख्तलिफ तहरीकात और तवानाइयों का रुख मस्बत अमूर की तरफ मोड़ता है। ये इल्म उस आम और मुश्तरक ज़हनी हलल को समझने की कोशिश करता है जो हर शख्स के दिमाग की सतह के नीचे मौजूद है। इस नज़रिए ने साबित कर दिया कि इंसान की फितरत तब्दील हो सकती है और लाशऊर की आगाही के ज़रिए इंसान अपने माजी को और अपने आप को माजी के गलत खौफ से और हर तरह के डर से आज़ाद कर सकता है। और डर और खौफ ही वो चीज़ है जो हमें किसी अमल से दूर रखती है। ये कहकर वो एक बार फिर खामोश हो गया। मेरी नज़र उसके चेहरे पर मरकूज थी। शोभा और सोनिया भी बड़ी तवज्जो से उसकी बातें सुन रही थी और मैं सोच रहा था कि शायद मैं सही जगह पर पहुंच गया हूँ। मुझे बुद्ध भिक्षु गौतम बोध की तलाश थी और धीराज उसका चेला था और उसके पास भी बहुत कुछ था। अब मैं एक बार फिर योग की तरफ आता हूँ, उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहना शुरू कर दिया। अगर हमें अपने लाशऊर के बारे में जानकारी हो जाए तो योग हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं रहता। यूँ तो योग की बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम हठ योग और राजयोग हैं। हठ योग का ताल्लुक इंसानी शरीर से है, यानी ये कि अपने शरीर को कैसे तंदुरुस्त और तवाना रखा जाए और इसे बीमारियों से कैसे बचाया जाए।
जबकि राजयोग का ताल्लुक बराह रास्त दिमाग से है, यानी अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल किया जाए। हमारे अंदर जो पुरस्कार कुव्वतें हाबिदा हैं उन्हें कैसे बेदार किया जाए और मनफी जज्बात और तहरीबी रुझानात से कैसे निपटा जाए। योग में यही दो मकतब, बड़े मकतब हाई फिक्र हैं और इनमें भी इख्तलाफ पाया जाता है। हठ योग के माहिरीन कहते हैं कि राग योग उसकी बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि उनके कहने के मुताबिक इंसान का जिस्मानी लिहाज से तंदुरुस्त होना काफ़ी है। अगर दिमागी तौर पर सुस्त भी हो तो उससे ज़िंदगी मुतासर नहीं होगी। दूसरी तरफ ये राज योग के माहिर राज योग को भी हर चीज़ से अफजल और बरतर समझते हैं। उनके नज़रिए के मुताबिक अगर कोई शख्स दिमागी लिहाज से नॉर्मल है और उसकी हाबिदा कुव्वतें बेदार हो चुकी हैं तो वो महज उन कुव्वतों के बलबूते पर अपने शरीर की भी देखभाल कर सकता है। जहन बीमार नहीं है तो शरीर भी बीमार नहीं हो सकता। इन माहिरीन के नज़रिए के मुताबिक दिमाग तंदुरुस्त हो तो शरीर पर कोई भी बीमारी हमलावर नहीं हो सकती। पतंजलि को फादर ऑफ योगा कहा जाता है। ये महायोगी 3000 साल पहले चंद्रगुप्त के ज़माने में हुआ करता था और तारीख में पहली मर्तबा योग को इसकी निगरानी में तहरीर में लाया गया था। पंजलि को भी हठ योग से इख्तलाफ था, इसलिए उसकी किसी भी तहरीर में हठ योग का जिक्र नहीं मिलता। योग के इन दोनों शोबों के माहिरीन के इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन सीधी सी बात यह है कि अगर कोई इंसान अपने अंदर जिनसी ताकत रखता है मगर उसका दिमाग हाली है तो उसे कामयाब इंसान नहीं कहा जा सकता। इसके बरक्स अगर एक बिल्कुल कमज़ोर और नहीफ आदमी जिसके लिए 2 कदम चलना भी मुश्किल हो उसे चलती फिरती लाश कहा जाए मगर वो ज़हनी तौर पर बेदार है तो वो महफी कुव्वतों का मालिक बन चुका होगा। लेकिन उस शख्स की ज़िंदगी भी कोई मानी नहीं रखती। हमारे लिए अहम वो शख्स है जो जिस्मानी लिहाज से तंदुरुस्त और तवाना, सेहतमंद और उसके साथ ही वो दिमागी लिहाज से भी चाको चबंद और बेपनाह कुव्वते इरादी का मालिक हो। अपने दिमाग और महफी कुव्वतों पर उसे पूरा कंट्रोल हासिल हो। इस मामले को फ़हम फरासत और अक्लो दानी से सुलझाया जाए। जहाँ ताकत की ज़रूरत हो वहाँ दिमाग की निगरानी में ताकत का भी मुजाहरा करता हो। उसके तमाम मज़ाहिर अक्ल के दायरे में रहते हुए बिल्कुल मोतदिल और माकूल हों तो ये शख्स सुपर ह्यूमन कहलाने का हकदार है। हठ योग और राज योग एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम है। तन्हा कोई भी शायद किसी इंसान को बरतर इंसान नहीं बना सकता। पहले हठ योग से अपने आप को जिस्मानी तौर पर मजबूत और ताकतवर बनाया जाए और उसके बाद राग योग पर अमल करते हुए दिमागी सलाहियतों को उजागर किया जाए, उनकी हाबिदा कुव्वतों को बेदार किया जाए और उनके मनफी जज्बात और ऐसे ही तामीरी मकासद की तरफ मोड़ा जाए। कोई भी इल्म सहल नहीं होता। राग योग तो बहुत ही गहरा और बहुत पुरस्कार इल्म है। इसमें मुराकबे का भी बड़ा दखल है। मुराकबा एक ऐसा अमल है जिसमें आंखें, कान और मुंह बंद करके तमाम तर तवज्जो अपने मन की तरफ मबजूल कर दी जाती है। हमारा मन क्या है? मन की वजाहत इस तरह की जा सकती है कि हमारे अपने अंदर एक बेहद वसी और अरीज दुनिया कायम है जिसकी हमने कभी एक झलक भी नहीं देखी। मुख्तलिफ मुराकबों और रियासतों और जाप से हम इस दुनिया की सैर करते हैं, इसके असरार और रमूज से वाकफियत हासिल करते हैं, इस पुरस्कार जजीरे की हाक छानते हैं, उसके गारों और भूल भुलैयों को खंगालते हैं और अगर हमारे सर पर गुरु का हाथ ना हो तो हम भटक भी सकते हैं। कुदरत ने हमें बेशुमार कुव्वतों से नवाजा है, बेपनाह ताकतें हमें अता फरमाई हैं, लेकिन हमें अपने अंदर छुपी हुई बेपनाह कुव्वतों का इल्म ही नहीं है क्योंकि हमने कभी उन पर तवज्जो ही नहीं दी। हम तो सिर्फ मादी दुनिया को ही सब कुछ समझ बैठे हैं। आलीशान महल्लात, हरे भरे बागात, मुरगन गज़ाएं, शोहो शंग हसीनाएं, राग रंग की महफिलें, हमने इन्हीं सब चीज़ों को ज़िंदगी का मकसद बना लिया है। ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमारे अंदर जो एक अजीम शान सल्तनत मौजूद है और जिसके हम खुद बादशाह हैं वो कैसी है, उसके महल्लात, उसके बागात कैसे हैं,
उसमें कैसी कैसी पुरस्कार वादियाँ हैं, कैसी कैसी खूबसूरत घाटियाँ हैं। इस पुरस्कार दुनिया के तारीख गारों में कैसी कैसी झिलमिलाती रोशनियाँ हैं, और ये दुनिया कितनी पुरस्कार और रंगीन है, ये जानने की हमने कभी जहमत ही नहीं की। योगी धीराज एक बार फिर खामोश हो गया। इस मर्तबा खामोशी कुछ ज़्यादा तूल खींच गई और बिलाहिर उसने दोबारा कहना शुरू किया, ये सब कुछ जानने के लिए मेहनत करना पड़ेगी। बाज़ लोग मेहनत से घबराते हैं और आधे रास्ते से ही भाग जाते हैं। बात लगन, हिम्मत और हौसले की है। सागर की मौजों को देखो, जो संगलाख चट्टानों से बार बार टकराती और फिर वापस आ जाती हैं। बज़ाहिर उनकी जद्दोजहद बेबुनियाद नजर आती है, मगर ऐसा हरगिज़ नहीं है। हकीकत में उन्हीं मौजों ने चट्टानों के अंदर पेवस्त होकर उन्हें कमज़ोर किया है। ज़िंदगी में अपना मकसद हासिल करने के लिए मेहनत की ज़रूरत है, और वो भी सच्चाई, ईमानदारी, खलूस और खुद एतमादी के साथ हो तो कामयाबी ज़रूर कदम चूमेगी। योगी धीराज उठकर खड़ा हो गया। अब मैं चलता हूँ, वो बोला। मैं शाम को आऊँगा, तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारी बातें सुनी हैं और मुझे विश्वास है कि तुम बहुत ऊपर जाओगे, हिमालय की चोटियों से भी ऊपर। योगी धीराज चला गया और मेरे अंदर एक नई आग भड़का गया था, और मैं चश्मे तसव्वुर से अपने आप को हिमालय की चोटियों से भी ऊपर उड़ते हुए महसूस कर रहा था। मैंने शाओलिन टेम्पल में मास्टर हींग पाई से योगा पर भी बहुत कुछ सीखा था, लेकिन मेरी वो मशकें हफ्स, दम और सेहत के हवाले से थी। किसी पुरस्कार शक्ति के हसूल का ख्याल जहन में नहीं था। उस वक्त तो मेरी तमाम तर तवज्जो मार्शल आर्ट्स पर मरकूज थी। मैं इस फन में महारत हासिल करना चाहता था। दूसरी चीज़ें मेरे लिए ज़िम्नी हैसियत रखती थीं। इन चीज़ों के बारे में मुझे इतना ही बताया गया था जितनी मुझे उस वक्त ज़रूरत थी। योगा की चंद खास मशकों के अलावा मुझे मुराकबा और इर्तिकाज़ के बारे में भी बताया गया था, और लाशऊर को उजागर करने की भी थोड़ी बहुत तरबियत दी गई थी। लेकिन अब योगा के हवाले से योगी धीराज की बातें सुनकर मेरी आतिशे शौक भड़क उठी थी, और मैंने इसमें बहुत कुछ शुद्ध-बुद्ध हासिल करने का फैसला कर लिया था। शुद्ध-बुद्ध का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि कोई इल्म मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं किया जा सकता। कोई भी इंसान अपने आप को मुकम्मल नहीं कह सकता। इंसान ज़िंदगी भर भी अगर सीखता रहे तो वो नामुकम्मल ही रहता है। कोई भी इल्म सती नहीं होता। हकीकत ये है कि हर इल्म इतना गहरा और इतना पुरस्कार होता है कि तालिब इल्म जैसे जैसे आगे बढ़ता है उस पर ऐसे ऐसे सनसनीखेज़ इंकशाफात होते हैं कि उसकी अक्ल दंग रह जाती है। बाज़ औक़ात तो ज़हन ऐसी बातों को बिल्कुल दिल से निकाल देता है और इन बातों को कबूल करने से भी इनकार कर देता है, लेकिन उसके लिए हकीकत को झुटलाना भी आसान नहीं होता। जब मैंने मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया तो मुझे बताया गया था कि इंसान के अंदर ऐसी पुरस्कार क़ुव्वतें पोशीदा हैं जिन पर अगर काबू पा लिया जाए तो इंसान माफूकुल फितरत बन जाए। लेकिन उन बातनी क़ुव्वतों का हसूल आसान नहीं है, उनके लिए बड़ी कठिन रियाजत करनी पड़ती है। बहुत से लोग ऐसी कोशिशें करते हैं मगर कठिनाइयों से घबराकर आधे रास्ते से ही हिम्मत हार जाते हैं। लाखों में एक ऐसा होगा जो अपनी मंजिल पर पहुंच सकता होगा। मार्शल आर्ट्स में इंसान के अंदर पोशीदा पुरस्कार क़ुव्वतों में ची की क़ुव्वत का बड़ा दखल है और बड़ा ही चर्चा है, इसमें शुबा नहीं। इंसान के जिस्म में नाव के नीचे पोशीदा क़ुव्वत वाकई बहुत पुरस्कार है, और हर मार्शल आर्टिस्ट ची की इस पुरस्कार क़ुव्वत के हसूल के ख्वाब देखता है। लेकिन इसमें भी लाखों में से कोई एक आधी मंजिल मकसूद तक पहुंचने में कामयाब हो पाता है। मैं अपने आप को इस हवाले से बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरा शुमार भी दुनिया के चंद ऐसे लोगों में होता है जो अपने अंदर ची की इस पुरस्कार क़ुव्वत को बेदार करने में कामयाब हो सकते हैं। मैं कोई शे ही नहीं बिगाड़ रहा, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए, किसी भी मंजिल तक पहुँचने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ती है, बड़े कठिन और दुश्वार रास्तों से गुजरना पड़ता है। उसके लिए बड़ी लगन की ज़रूरत होती है, साबित कदमी से आगे बढ़ना पड़ता है। मामूली सी लड़खड़ाहट सारे किए धरे पर पानी फेर देती है,
और मंजिल पर पहुंचने का ख्वाब चिकना चूर हो जाता है। मैंने भी ची की पुरस्कार कुव्वत हासिल करने के लिए बड़ी कठिनाइयां बर्दाश्त की हैं, बड़ी रियाजत की है। मेरी कामयाबी में मेरे मास्टर्स का बड़ा हाथ है, जिन्होंने मुझे संभाले रखा और मेरे पायदार इस्तकलाल में लग्जिश नहीं पैदा होने दी। और मेरी लगन भी इस पुरहार रास्ते पर कुशा कुशा मुझे आगे लेती चली गई और बिलाहिर मैंने अपने अंदर पोशीदा हजारों पुरस्कार कुव्वतों में से एक ची पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया। मैं अगर चाहता तो ये पुरस्कार कुव्वत हासिल हो जाने के बाद अपने आप को सुपरमैन साबित कर सकता था, अपने सामने दौलत के अंबार लगा सकता था, किसी भी शख्स को अपने कदमों पर झुकने पर मजबूर कर सकता था। लेकिन मेरे दिल में कभी ऐसी कोई गंदी ख्वाहिश नहीं उभरी, मेरे दिल में कभी कोई हवस पैदा नहीं हुई, ख्यालात कभी प्रागंदा नहीं हुए। मैंने इस पुरस्कार कुव्वत को कुदरत की एक अमानत समझकर अपने आप पे महफूज रखा हुआ है। मैंने जब भी इसे इस्तेमाल किया तो अपने मकसद के लिए ही इस्तेमाल किया और पुरस्कार ची हर कड़े वक्त में मेरी मदद को पहुंचती रही। मुझे याद है शाओलिन टेम्पल में जब एक जिम्नाजियम की इमारत गिर गई थी तो एक आदमी मलबे के नीचे दबा चीख रहा था। बेशुमार लोग उसके ऊपर से आहनी गार्ड हटाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो वजनी गार्ड अपनी जगह से हिलकर नहीं दे रहा था। और फिर यकायक मेरे अंदर ये तहरीक उठी कि मुझे इस शख्स की मदद करनी चाहिए। मैंने आगे बढ़कर बड़े आराम से वो आहनी गार्ड उठा लिया और उसके नीचे दबे हुए आदमी को निकाल लिया गया। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी, मैं अपनी जिस्मानी ताकत के मुताबिक ही वज़न उठा सकता था, मगर मैंने वो वज़नी आहनी गार्ड एक हाथ से बड़े आराम से उठा लिया था, जिसे कई आदमी मिलकर हिला भी नहीं सकते थे। वो दरअसल मेरे अंदर ची की वही पुरस्कार कुव्वत थी जो अंगड़ाई लेकर बेदार हुई थी और मेरे हाथों से एक ऐसा काम करवा दिया था जिसका मैं तो क्या दूसरा भी तसव्वुर नहीं कर सकता था। वो पहला मौका था जब मुझे भी एहसास हुआ कि मेरे अंदर वो खुफिया कुव्वत बेदार हो चुकी है जिसके लिए मैं तवील अरसे से बड़ी कठिन रियाजत कर रहा था। और अब योगा, जिसके बारे में मास्टर हिंग पाई ने भी बताया था कि ये इल्म बड़ा ही पुरस्कार इल्म है और इस इल्म के ज़रिए भी इंसान के अंदर पोशीदा बेपनाह पुरस्कार हाबीदा कुव्वतों को बेदार करके ज़िंदगी को खुशगवार बनाया जा सकता है। मैं कुछ अरसे वहाँ रहता तो मास्टर हिंग पाई ही से इस इल्म के इसरार और रमूज सीखने की कोशिश करता, लेकिन उस वक़्त तो मेरा सीना इंतकाम की आग से तप रहा था। मार्शल आर्ट्स की तरबियत हासिल करने के बाद जल्द अज जल्द दारा को तलाश करके उसे अपने इंतकाम की आग में बुझाना चाहता था। दारा का किस्सा ख़त्म करने के बाद मैं लाहौर जाना चाहता था, लेकिन लाहौर में चौधरी नवाज़ अली की गर्दन पर हाथ डालने के लिए भी अभी मेरे पास कुछ वक्त था। वक्त की डोर को ढील देने की एक वजह यह भी थी कि हरिद्वार में रहते हुए मैंने कई हिंदू योगियों और साधाओं को देखा था जो भूख प्यास और मौसम की शिद्दतों से बेनियाज एक मुख्तसर सा लंगोट बांधे योगा की रियाजत या जाप में मसरूफ़ थे। अगर आपको भी कभी हिमालयी सिलसिले में सफ़र करने का इत्तफाक हो तो आप जगह जगह ऐसे दिलचस्प मनाजर दिखाई देंगे। आबादी से दूर वीरानों में, पहाड़ों की गुफाओं में, किसी शमशान घाट में या गंगा के किनारे ऐसे हिंदू योगी, पंडित और साधु नजर आएंगे जो शिद्दत की सर्दी में सिर्फ एक लंगोट बांधे नंग धड़ंग अपने योग की तपस्या में मसरूफ़ नजर आएंगे। लेकिन ये हिंदू योगी, पंडित और साधु हसूल इल्म के लिए नहीं, उस इल्म के इसरार से वाकफियत हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि अपने अंदर की पुरस्कार कुव्वतों को काबू करने के लिए जाप करते हैं। इंसान के अंदर यही वो पुरस्कार कुव्वतें हैं जिनका काबू पाकर हिमालय को भी अपने कदमों में झुकने पर मजबूर किया जा सकता है। और ये हिंदू योगी और पंडित किसी नेक मकसद के लिए ये तपस्या नहीं करते, इनके तो इरादे ही कुछ और होते हैं। इन्हीं नंग दड़ंग योगियों को देखकर मेरे अंदर भी योगा से कुछ हासिल करने का शौक़ पैदा हुआ था। उस रात योगा के बारे में बातें करते हुए चित्रा प्रीतम ने भी मेरे अंदर के इस शौक़ को हवा दी थी। उसने बुद्ध गौतम बोध के बारे में बताकर
मेरे जज्बे शौक को मज़ीद भड़काया था। मैं ये जानता था कि योग की जन्मभूमि हिंदुस्तान है, लेकिन इसने परवरिश तिब्बत की बुद्ध इबादत गाहों में पाई थी। बुद्ध भिक्षु ने हिंदुस्तान से इल्म सीखा और तिब्बत में से दर्जा कमाल हासिल हुआ। इंसान के अंदर हाबीदा खुफिया ताकतों को उभारने के लिए बुद्ध राहबों ने नित नई रियासतें ईजाद की। ये रियासतें या जाप बेपनाह कठिन और दिक्कत तलब थी, मगर इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इस इल्म के इसरार से पर्दे उठाते रहे। कठिन रियासतों से बुद्ध राहबों ने अपने अंदर पोशीदा कई पुरस्कार कुव्वतों को ज़ेर कर लिया। वो मुख्तलिफ रियासतों के ज़रिए अपने ऊपर वक्ती तौर पर मसनूई मौत तारी कर सकते हैं। क्या ये इस फन का कमाल नहीं कि एक शख्स महज एक लंगोट पहनकर 0 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत में बर्फ़ पर लेटा रहता है, लेकिन ना तो उसका खून जमता है, ना ही उसके जिस्म का दर्जा हरारत गिरता है। इन्हास मशकों के ज़रिए इंतहाई नामवाफिक हालात में भी जिस्म का दर्जा हरारत बरकरार रखा जा सकता है। वो इंतहाई गर्म दर्जा हरारत जिस पर इंसान की मौत वाक़या हो जाती है, लेकिन अपने आप पर मसनूई मौत की मशक में महारत रखने वाले इससे भी 10-12 सेंटीग्रेड ज़्यादा दर्जा हरारत पर ज़िंदा रह सकते हैं। योग का ये कमाल सिर्फ बुद्ध राहबों ने ही हासिल नहीं किया, हिंदू योगियों ने भी इस पर दस्तरत हासिल की। लेकिन ऐसे हिंदू योगी हाल हाल ही मिलते हैं, और योगी धीराज की बातों से मुझे अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई थी कि उसके पास बहुत कुछ है। और मेरे लिए दिलचस्पी की बात ये थी कि वो एक ऐसे बुद्ध राहब का चेला था जिसके बारे में चित्रा प्रीतम ने भी मुझे बताया था कि वो वाकई गुरु है। योगी धीराज की बातों ने मेरे आतिशे शौक को कुछ और भी भड़का दिया था, और मैंने कुछ अरसा वहाँ रहने का फैसला कर लिया था ताकि उससे कुछ हासिल कर सकूं। धीराज के जाने के बाद हम देर तक उसके बारे में बातें करते रहे। फिर सोनिया उठकर कॉटेज के छोटे से किचन में चली गई और किचन की तरफ से कुछ देर बाद अंदर से अंडे और पराठे तलने की खुशबू आने लगी। इस दौरान में शोभा देवी से मैं बातें करता रहा। शोभा बता रही थी कि उसने ये डेकोरेटेड कॉटेज 2000 रुपये माहवार किराए पर हासिल किया था, और बर्तन वगैरह बाजार से खरीद कर लेकर आई थी और अपने पकाने और खाने पीने का बंदोबस्त भी कर लिया था। इस तरह वो बहुत सारी जहमतों से बच गए थे। सोनिया ने कई हिंदुस्तानी खाने बनाना सीख लिए थे, और शोभा बता रही थी कि सोनिया इसकी बड़ी खिदमत करती है। हमारी गुफ्तगू के दौरान ही सोनिया ने दरवाजे पर नमोदार होकर बताया कि नाश्ता तैयार हो चुका है। हम उस कमरे में आ गए जो नशिस्तगाह के तौर पर इस्तेमाल होता था। सोफ़ों और कुर्सियों के दरमियान अगरचे सेंटर टेबल मौजूद थी, मगर सोनिया ने मेज़ हटा दी थी और सोफ़े कुर्सियों के दरमियान में एक बीच में दरी बिछा दी थी। उस दस्तरखान पर बिछाकर उसने नाश्ता लगा दिया। तकूने पराठे, अंडों वाला आमलेट और दूसरी प्लेट में हाफ फ्राई अंडे थे। उनके साथ एक कटोरी में दाल थी और बगैर घी के एक चपाती। योगा की मशकों में मुरगन और भारी ग़िज़ाएं खाने की ममानियत थी, और ये दाल और चपाती शोभा के लिए थी, जबकि पराठे और अंडे मेरे और सोनिया के लिए थे। और वैसे भी हिंदू मांसखोर नहीं होते, और मुझे भी सब्जियां और दाल खाने की आदत सी हो गई थी। उस वक्त का नाश्ता तो ज़बरदस्त था। मेरा एक तजर्बा ये भी था कि गोश्त खोरी पर पाबंदी सिर्फ उन हिंदुओं तक महदूद रह गई थी जो धर्म के करीब थे, जबकि आज के दौर में तो अक्सर हिंदू भी बाकायदगी से गोश्त खाने लगे हैं। नाश्ते के दौरान गोश्त खोरी के हवाले से भी बातें करते हुए शोभा देवी ने एक बड़ी ही दिलचस्प बात कही थी। मैं गोश्त से परहेज नहीं करती, कभी कभी गाय का गोश्त भी खा लेती हूँ। उसने कहा, हिंदू गाय का गोश्त इसलिए नहीं खाते क्योंकि इसे मुकद्दस समझा जाता है, लेकिन हैरत की बात है यही हिंदू गांव माता को कसाईयों के हाथ फरोख्त कर देते हैं कि फेर दो इसके गले पर छुरी। है ना मज़े की बात? हाँ, है तो मज़े की बात, लेकिन मैं इस मौजू पर बहस नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं अभी शोभा के बारे में कुछ भी नहीं जानता था।
गांव माता और इस तरह की दूसरी बात से अगरचे मुझे कुछ अंदाज़ा हो गया था, लेकिन न जाने मेरी कौन सी बात उसे बुरी लग जाती, इसलिए मैंने ये मौजू ही बदल दिया था। नाश्ते के बाद कॉटेज से बाहर आकर मैं खुली फिजा में कुर्सियों पर बैठ गया। मौसम बहुत खुशगवार था, आसमान पर बादल भी थे और बर्फपोश पहाड़ी चोटियों पर बादलों ने गोया मुस्तकिल डेरे जमा रखे थे। ये कॉटेज इस पहाड़ी पर ज़मीन की सतह से तकरीबन 200 फुट की बुलंदी पर था। इससे ऊपर भी चंद कॉटेज नजर आ रहे थे। एक पथरीला रास्ता पहाड़ पर बल खाता हुआ ऊपर तक चला गया था। ये कॉटेज कुशादा था और यहाँ पे सड़क और रास्ता भी कुशादा था कि 2 कारें पहलू पर पहलू आसानी से चल सकती थीं। इस सड़क के अलावा सांप की तरह बल खाती हुई कई पगडंडियां थीं जिनसे ऊपर जाने का फासला बहुत कम हो जाता था। शोभा देवी दिल की मरीजा थी। चढ़ाई चढ़ना उसके लिए मुश्किल और तकलीफ से काम था। वो जब से यहाँ आई थी बस 1-2 मरतबा बाजार की तरफ गई थी और उसके लिए भी दोनों मरतबा किराए की मोटर मंगवाई थी। उसका ज़्यादा वक्त कॉटेज के आसपास टहलते हुए या आराम करते गुजरता था। ये बहुत अच्छी जगह है, वो इधर उधर देखते हुए कह रही थी। मैं सोच रही थी अगर यहाँ जगह मिल जाए तो जयपुर की जायदाद फरोख्त करके यहाँ एक शानदार गेस्ट हाउस बनवा लूँ। कारोबार भी चलता रहेगा और सेहत अफजा माहौल में वक्त भी अच्छा गुजरेगा। बहुत अच्छा आइडिया है, मैंने कहा। लेकिन क्या आप मुस्तकिल यहाँ रह सकेंगी, और वो भी अकेली? अकेली क्यों? शोभा ने कहा। सोनिया मेरे पास है, मैंने तो इसको अपना सब कुछ मान लिया है और मुझे यकीन है कि ये भी मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। वो जज्बाती होकर सोनिया की तरफ देखने लगी। मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगी दीदी? सोनिया ने करीब आकर उसके गले में बाहें डाल दी। अगर वाकई आप संजीदा हैं तो मेरा एक दोस्त इस धंधे में आपकी बहुत मदद कर सकता है, मैंने कहा। उसे बहुत अच्छा आइडिया है। गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट में वो आपके लिए बहुत कारआमद साबित हो सकता है। कौन? शोभा ने सवालिया नज़रों से मेरी जानब देखा। ठाकर बानोद सिंह, मैंने जवाब दिया। आपने जयपुर में उसका नाम ज़रूर सुना होगा, बहुत मारूफ शख्सियत है। वो विक्रम होटल वाला ठाकुर? शोभा वाली, उसे कौन नहीं जानता, लेकिन तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक? वो कल तक हरिद्वार में मेरे साथ था, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो बहुत अच्छा इंसान और बहुत मुखलिस दोस्त है। मैं कई महीने जयपुर में इसके पास रहा हूँ। उसकी दोस्त राजकुमारी रूपमती, तुम रूपमती को भी जानते हो? शोभा की आंखों में अजीब सी चमक उभर आई। वो तो जयपुर की बड़ी ही मारूफ और मुतनाज़ा शख्सियत है। माफ़ करना, वो मैं आपका मतलब समझ रहा हूँ शोभा देवी, मैंने मुस्कुराते हुए उसकी बात काट दी। लेकिन रूपमती अब मुतनाज़ा शख्सियत नहीं रही, वो बहुत बदल गई है। उनके बारे में तो आए दिन नए स्कैंडल सुनने में आते रहते हैं। अभी कुछ अरसे पहले जयपुर के पंडितों ने उसके खिलाफ बगावत कर दी थी। वो किसी मुसलमान मर्द के साथ, और वो मुसलमान मैं हूँ। मैंने एक बार फिर उसकी बात काट दी। क्या? वो उछल पड़ी और उसे इस तरह देखने लगी जैसे मेरी बात का यकीन ही ना हो। ये दुरुस्त है, मैंने कहा। बात को बतंगड़ बनाने में बाज़ लोगों को बहुत मलका हासिल होता है। बात वो नहीं थी जिसका चर्चा हुआ था। असल किस्सा यूँ है कि बलवंत सिंह नामी एक बदमाश, जो अपने आप को चित्तौड़गढ़ का राजकुमार कहता था, उसे परेशान कर रहा था। मैंने उसके खिलाफ रूपमती की मदद की थी। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ और फिर उसे पूरा किस्सा सुनाने लगा। गुलामों की मंडी वाला हिस्सा मैंने गोल कर दिया था। शोभा बड़ी दिलचस्पी से मेरी बात सुन रही थी। मैंने आखिर में कह रहा था कि बात सिर्फ इतनी सी थी। बदकिस्मती से मेरा एक अज़ली दुश्मन भी बलवंत सिंह के साथ मिल गया था। हमारे खिलाफ उनके पास ऐसी कोई बात नहीं थी जिस पर महाज खोला जा सकता। उन्होंने पंडितों को हमारे खिलाफ बहका दिया कि एक मुसलमान मर्द एक हिंदू औरत को ज़बरदस्ती अपने पास रखे हुए है। बात धर्म की हो तो लोग बड़े जज्बाती हो जाते हैं। वो असल बात को जानने की कोशिश नहीं करते। धर्म की आड़ लेकर लोगों को भड़काना बहुत आसान होता है। मेरे और रूपमती के मामले में भी यही कुछ हुआ था।
हमारे खिलाफ वो पंडित और पुजारी थे जिन्होंने खुद धर्म को बर्बाद कर रखा था, मंदिर जैसे पवित्र स्थानों को अय्याशी के अड्डे बना रखा था। उनके अपने करतूत काले थे, हमारा वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। उसके बरक्स वो खुद तबाह बर्बाद हो गए। ठाकुर भानोद सिंह राजकुमारी रूपमती के स्वर्गवासी पति का दोस्त है। उसने इस मामले में हमारी बड़ी मदद की। वो एक सच्चा और खरा आदमी है। अगर आप यहाँ गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट बनाने के मामले में उसकी मदद लेना चाहें तो वो आपको इनकार नहीं करेगा। अब मुझे कोई परेशानी नहीं, शोभा ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम हो, सोनिया है, ठाकुर और रूपमती हैं, तो मुझे क्या परेशानी हो सकती है? मैं तो सैलानी आदमी हूँ। मैंने कहा, मेरा कोई भरोसा नहीं कब चला जाऊँ। अलबत्ता सोनिया तो आपके पास रहेगी और रूपमती और ठाकर भी आपके पास होंगे। अगर आप गेस्ट हाउस बनाने के मामले में संजीदा हैं तो प्रोग्राम बना लीजिए। ठाकुर को यहाँ बुलाया जा सकता है या उनसे आपकी मुलाकात जयपुर में भी हो सकती है। अब तो संजीदगी से सोचना ही पड़ेगा, शोभा ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन तुम जाओगे कहाँ हमें छोड़कर? मेरा कोई ठिकाना नहीं, मैंने जवाब दिया। मेरी मंजिल का कोई निशान नहीं है। मैं तो पता नहीं कब तक और कहाँ कहाँ भटकता रहूँगा। सोनिया इस दौरान उठकर अंदर जा चुकी थी। हम अभी बातें कर रहे थे कि वो तैयार होकर बाहर आ गई। उसने वही कल शाम वाला स्कर्ट और ब्लाउज पहन रखा था। दीदी, हम ज़रा बाजार तक जा रहे हैं, अगर आपको जाना हो तो गाड़ी मंगवाई जाए, सोनिया ने करीब आकर कहा। नहीं भाई, मेरा फ़िलहाल कहीं जाने का मूड नहीं, तुम लोग जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ, शोभा ने जवाब दिया। मैंने कुर्सी छोड़ दी और फिर 5 मिनट बाद ही मैं और सोनिया पहाड़ी की बल खाती हुई पगडंडी पर उतर रहे थे। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।